जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीडीओ री एग्ज़ाम के लिए जो जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला हमने शुरू की थी, उसी में एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं। वीडियो स्पेशल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चनों का अभ्यास करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। दोस्तों, पहला प्रश्न 101 से शुरू है। फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो जारी किया गया है, इसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया और इसमें भारत ने 43 रैंक हासिल की थी। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 43। और इसमें सबसे अच्छा जो देश था वो कौन सा था, अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका सबसे नंबर की पोजीशन पे था और बाकी 43 पे था आपका भारत। याद रखिएगा। नेक्स्ट, 18 फरवरी 2022 को हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 जारी की गई। भारत में कितने करोड़पति परिवारों की संख्या है। दोस्तों, भारत में जो करोड़पति परिवार है वो 11% है। ठीक है, याद रखिएगा, 11% की वृद्धि दर्ज की गई है, ये आप याद रखें। क्लियर। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने 26 फरवरी 2022 को किस अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों, मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पोलियो वायरस से होने वाला रोग है और भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा कि भारत पोलियो मुक्त घोषित कब हुआ, 2014 में। ठीक है दोस्तों, पोलियो का जो वायरस है ना, मेनली ये 5 वर्ष तक के बच्चों को हिट करता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है, दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन बना था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के किस जहाज में 18 फरवरी 2022 को हुए धमाके में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। दोस्तों, नौसेना का एक जहाज था INS रणवीर। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। इसमें एक विस्फोट होता है और जिससे 3 व्यक्तियों की डेथ हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुण है। सम नो वरुण है, ये हमारी नौसेना का आदर्श वाक्य है। और नौसेना दिवस कब होता है सर, 4 दिसंबर को ना नौसेना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, नौसेना दिवस। अच्छा, अभी ना भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो हमारी नौसेना में शामिल हुआ 2 सितंबर को 2022 में, इसका नाम क्या है, INS विक्रांत। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है और ये कोची शिपयार्ड जो है उसके द्वारा बनाया गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 5 फरवरी 2022 को 19वीं बैठक में कितने टाइगर रिजर्व को मान्यता दी गई है। दोस्तों, भारत में अभी तो खैर 54 या 55 हो चुके हैं। अभी एक दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है अरुणाचल प्रदेश में, महादेई बना है, महादेई नाम का टाइगर रिजर्व गोवा में बना है, और एक कैमूर बना है आपका। तो ये एग्जैक्ट शायद 54 या 55 हो गए होंगे। खैर, मैं बताता हूँ कि जनवरी 2022 में कितने हैं। तो ये 14 टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई थी। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है राष्ट्रीय बाघ जो संरक्षण प्राधिकरण ने कब बना था, 2005 में। NTCA 2005 में बना और भारत में नहीं, दुनिया में 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। 29 जुलाई को टाइगर डे। ठीक है, 29 जुलाई टाइगर डे। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आपको बताना है क्वेश्चन। भारत में कौन सा नेशनल पार्क है जिसका एक शुभंकर है, भूर सिंह टाइगर। टाइगर का नाम है भूर सिंह। ये किस टाइगर रिजर्व का शुभंकर बनाया गया है। ठीक है, ये कमेंट में लिख के बताइएगा। ये उस राज्य में, मतलब ये टाइगर रिजर्व उस राज्य में है जहाँ पर पन्ना की खानें हैं, मतलब पन्ना की जो हीरे की खानें उस राज्य में है। तो बताइएगा, भूर सिंह टाइगर रिजर्व या भूर सिंह टाइगर किस टाइगर रिजर्व का शुभंकर है। ठीक है, चलिए बताइएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है भारत में। दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, 1973। ठीक है, 1973। और दुनिया के 70% प्लस देश जो टाइगर हैं वो भारत में मिलते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर ठोस अपशिष्ट आधारित गोवर्धन संयंत्र का 19 फरवरी 2022 को उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा आपका, मध्य प्रदेश में, इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए, इंदौर। और इंदौर में ना एक चीज़ याद रखना, प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ था वो इंदौर में ही हुआ है आपका। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ, इंदौर में। ठीक है, और भारतीय सेना का पैदल संग्रहालय कहाँ बना है,
तो पैदल सेना संग्रहालय इंदौर में बना है। और इंदौर जो है 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। मध्य प्रदेश, दोस्तों मध्य प्रदेश में ना एक कूनो नेशनल पार्क आप याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क, और ये श्योपुर ज़िले में आता है, ठीक है, श्योपुर ज़िले में। और ये कूनो नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है? भारत में चीता पुनर्वास किस जगह किया गया है? तो वो आपका कूनो नेशनल पार्क में किया गया है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होती है? वो मध्य प्रदेश में होती है। और मध्य प्रदेश में ना आप एक चीज़ और याद रखना, इसके 3 डांस मैं आपको बताता हूँ। जैसे मांच आपसे पूछा जाएगा, मांच के बाद में फूलपत्ती पूछा जाता है, फूलपत्ती डांस। एक आपसे मटकी बहुत आता है इसका एग्जाम में। एक गिरदा बहुत पूछेगा आपके एग्जाम में, गिरदा, ये रबी की फसल के कटाई के दौरान होता है गिरदा। और एक है आपका जवार, जवार। तो ये 3-4 डांस आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश के, ठीक है, मांच, फूलपत्ती, मटकी, गिरदा और जवार। नेक्स्ट आपका, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश में कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपका? 51, ठीक है, 51। आंध्र प्रदेश की बात करूं दोस्तों, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापत्तनम है। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य जो गठित हुआ वो आंध्र प्रदेश ही है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन करता है, अभ्रक उत्पादन। अच्छा, और आपको एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन बताता हूँ, क्या आपको पता है कि भारत में झींगों की राजधानी किसे कहा जाता है? भारत में झींगे की राजधानी किसे कहा गया है? दोस्तों आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है नेल्लोर, और इसे भारत में झींगे की राजधानी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर को भारत में झींगे की राजधानी कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। दोस्तों याद रखिएगा, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। किस मामले में? दोस्तों एरिया में और वनों के मामले में भी। सबसे ज़्यादा वन जिस टाइगर रिजर्व में, वो नागार्जुन टाइगर रिजर्व में आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में गुंटूर एक जगह है, ठीक है, गुंटूर। गुंटूर में क्या है ऐसा? दोस्तों गुंटूर में भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, तो ये भी आपको याद रखना है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ठीक है दोस्तों, तंबाकू अनुसंधान केंद्र गुंटूर। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साधन सह मेधावी छात्रवृत्ति को कितनी अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष तक। भारतीय संगीत का उद्गम कौन से वेद को माना जाता है? दोस्तों भारतीय संगीत का जो उद्गम है ना, वो किसको माना गया है? सामवेद को माना गया है, सामवेद। सामवेद जो है ये भारतीय संगीत का जनक है, ये भी आप याद रखें। सामवेद में 1549 ऋचाएँ होती हैं, ठीक है। और सामवेद का ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? उद्गात्री, उद्गात्री। सामवेद का ब्राह्मण उद्गात्री कहलाता है, ठीक है। दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है आपका ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान होता है। नेक्स्ट आपका, अच्छा संगीत की बात चली है ना, दुनिया में भी एक अवार्ड मिलता है संगीत के क्षेत्र में, ग्रैमी अवार्ड, ये आप याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत के क्षेत्र का ही अवार्ड है। नेक्स्ट, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों उपनिषद शब्द का अर्थ होता है पास में बैठना। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, पास में बैठना। मतलब क्या है? ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी का गुरु के समीप बैठना, याद रखिएगा, ठीक है। और उपनिषद का नाम क्या होता है? वेदांत। सर उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? दोस्तों सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो हुए वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है? अली गुरसब, अली गुरसब। अपने आप को दूसरा सिकंदर कौन कहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता है, ठीक है। दोस्तों भारत में मार्केट रिफॉर्म जो मतलब बाजार प्रणाली थी, और चेहरा सिस्टम, हुलिया सिस्टम, और सैनिकों को नगद वेतन देना, ये सारी प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है बलबन। बलबन जो है इसने लौह और रक्त की नीति चलाई थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लौह और रक्त की नीति शुरू करने वाला जो दिल्ली का सुल्तान है वो बलबन है। और बलबन अपने आप को ज़िले इलाही कहता है, नायब खुदाई, उलूग खां की उपाधि इसने धारण की थी। और जो चिहालगानी था ना, जो तुर्की सरदारों का ग्रुप था, वो किसने ख़त्म कर दिया था? बलबन ने। बलबन ने ही पारसी समुदाय का एक नया साल होता है नवरोज, इसको शुरू करवाया था, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुए थे। नेक्स्ट है आपका,
गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुल के सामने आए, जो कब हुआ था दोस्तों? जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें विभाजन देखने को मिला कांग्रेस में, तो वो 1907 में हुआ था, 1907। और ये दोनों मतलब इनमें मेल कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल साथ आ गए थे, और 1907 के सूरत अधिवेशन में इनमें क्या देखने को मिला? मतभेद देखने को मिला। दोस्तों सूरत के बारे में एक चीज़ याद रखना, भारत की डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? भारत की डायमंड सिटी दोस्तों, सूरत गुजरात का शहर है और इसे भारत की डायमंड सिटी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सूरत में हीरे तराशने के कारखाने हैं, इसलिए इसको डायमंड सिटी कहा गया है। कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। कांग्रेस 1885 में बनी, और कांग्रेस का संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन है? दोस्तों गुप्त युग का प्रवर्तक ना, ये श्रीगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अच्छा, गुप्त काल की राजभाषा क्या थी? दोस्तों संस्कृत। ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। गुप्त काल की राजभाषा क्या है? संस्कृत थी। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों हाईएस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कैटोपैक्सी है, माउंट कैटोपैक्सी, और ये इक्वेडोर में आता है, इक्वेडोर में आता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो कैटोपैक्सी है। किलिमंजारो कहाँ पर है? ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, और ये तंजानिया में है, तंजानिया। ठीक है, फ्यूजियामा ये जापान का ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि दक्षिणी एशिया में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप? बैरन द्वीप भी एक ज्वालामुखी है, और ये भारत में आता है, मध्य अंडमान में, याद रखना। बैरन द्वीप मध्य अंडमान, मतलब भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो बैरन द्वीप पे, मध्य अंडमान में। ठीक है, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा गया है? दोस्तों ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी किस नदी के समीप है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है, और वॉशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, पोटोमैक नदी के किनारे। दोस्तों क्या आपको पता है कि अमेरिका के जो लोग हैं इनको रेड इंडियन भी कहा जाता है? कभी क्वेश्चन आए कि किस देश के नागरिकों को रेड इंडियन भी कहा जाता है? दोस्तों अमेरिका के जो मतलब लोग हैं इनको रेड इंडियन भी बोलते हैं। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन होती है। चलिए एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, बड़ा मजेदार क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, दुनिया में सबसे लंबी सीमा वाले देश कौन कौन से हैं? एक अमेरिका और दूसरा कनाडा। दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों कनाडा और अमेरिका की है, और इन दोनों देशों की सीमा पर एक नदी बहती है जो आपको याद रखनी है, सेंट लॉरेंस नदी। सर, अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी। ये क्वेश्चन अभी पीसीएस के एग्जाम में आया था, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, तो ये भी आप याद रखें। और अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 49वीं समांतर रेखा भी है। ठीक है, याद रखिएगा, 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है। तो अमेरिका की राजधानी पोटोमैक नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मुंबई हाई ना, ये समुद्र तट है, और ये मेनली जाना जाता है, वो पेट्रोलियम उत्पाद के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और मुंबई हाई ना अरब सागर में आती है, ये भी आप याद रखिएगा। मुंबई हाई अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अरेबियन सी। और मुंबई जो ना अरब सागर में सालसेट द्वीप पर आती है, ये भी आप याद रखिएगा। मुंबई कौन से द्वीप का भाग है? तो सालसेट द्वीप का भाग है। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि जो पेट्रोलियम है इसको काला सोना भी कहा जाता है? काला सोना किसको कहा गया है? पेट्रोलियम को। और भारत में देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पे भारत का पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, तो वो पेट्रोल देशों का ना जो निर्यातक देशों का समूह है उसको ओपेक बोलते हैं। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ओपेक का मुख्यालय वियना में है, और ओपेक उन देशों का संगठन है जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं। ठीक है दोस्तों यह एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आए कि पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। क्लियर, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया जूट। अगर जूट के बारे में क्वेश्चन आए कि जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, कौन सी फसल है जिसका नाम है गोल्डन फाइबर? दोस्तों जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, और जूट बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता में है। जूट बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता में है। जूट रेशे वाली फसल है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों चलो क्वेश्चन बताना है आपको, भारत का पहला स्टील प्लांट कौन सा था? कमेंट में लिख के बताइएगा, भारत का पहला इस्पात संयंत्र कौन सा है? बिल्कुल लिख के बताइएगा सर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। पारिस्थितिकी प्रणाली में क्या होता है?
दोस्तों पारिस्थितिक प्रणाली जो है ना वो जैव प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है, इसमें समस्त जीव जो मतलब जैविक और अजैविक घटक होते हैं वो पारस्परिक क्रिया के द्वारा रहते हैं। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, जो पारिस्थितिकी है ना वो एक जैव प्रणाली होती है। तो वो जैविक का मतलब क्या होता है, जैविक का मतलब जिनमें लाइफ है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, और अजैविक का मतलब हो गया जिनमें लाइफ नहीं है। ठीक है, जो निर्जीव है, नॉन लिविंग जिनको कहा जाता है, नॉन लिविंग, जैसे आपकी मिट्टी, हवा, ये आपके सारे नॉन लिविंग हो गए। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है। दोस्तों भारत को गणराज्य क्यों मानते हैं, क्योंकि भारत में जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है ना वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से चुना जाता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि भारत में राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है। अच्छा, भारत पूर्ण गणतंत्र कब बना था, 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र बना था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, याद रखना। 50 है, सॉरी, कभी आप सोचो कि पता नहीं क्या लिख दिया, 50 है। ठीक है, 50। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 किससे संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 ये विधिक समानता की बात करता है। मतलब भारत राज्य के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता है या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है, ये ऐसा कहा गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, कानून के समक्ष समानता और सुरक्षा की गारंटी लेता है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। आर्टिकल 14, 19, 21 को स्वर्णिम त्रिभुज कहा गया है। ठीक है दोस्तों, कभी क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान किसने अपने हाथ से लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान अपने हाथ से लिखने वाला व्यक्ति कौन है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। और भारत में संविधान दिवस कब होता है, 26 नवंबर को। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, और दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान किसने बनाया, अमेरिका ने, लेकिन सबसे बड़ा संविधान वो भारत का ही है। भारत के संविधान का जनक कौन है, परम श्रद्धेय डॉक्टर BR अम्बेडकर, याद रखिएगा। ठीक है, अम्बेडकर का संविधान कहा जाता है भारत के संविधान को। संसद की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। दोस्तों जो प्राक्कलन समिति होती है ना, प्राक्कलन समिति या आकलन समिति जिसको कहा जाता है, इसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। याद रखिएगा, 30 के 30 मेंबर लोकसभा के होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए कि संसद का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 79 ये संसद के बारे में उल्लेख करता है, और इसमें कहा गया कि भारत की संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में जो मतलब लोक संसद है इसके कितने अंग हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आए कि अभी ना हमारी संसद का नया भवन बना है, इसका नाम क्या है, सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, हमारी नई संसद भवन का जो डिज़ाइन तैयार किया गया है उसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत में जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो किस पे आधारित है, दोस्तों भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पर आधारित है। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज़ बता रहे हो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली, देखो ब्रिटेन की संसद को वेस्टमिनिस्टर पैलेस कहा जाता है, और जब ब्रिटेन की संसद को वेस्टमिनिस्टर पैलेस बोला है तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किस पे आधारित है, ब्रिटेन की संसद पर, और ब्रिटेन की संसद को बोले वेस्टमिनिस्टर प्रणाली। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व क्या है आपका, तो सही जवाब होगा आपका समान आचार संहिता, क्योंकि DPSP की अगर हम बात करें आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखे जाते हैं, और समान आचार संहिता आर्टिकल 44 के तहत आती है जो गोवा में लागू होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। DPSP हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, और इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से होता है। ठीक है, और ये साथ साथ ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, DPSP जो है वो न्याय योग्य नहीं है, मतलब इनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और DPSP के बारे में क्या कहा, KT शाह ने कहा है कि DPSP उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। DPSP ये समान आचार संहिता इसमें आता है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में आती है, विधि के समक्ष समानता ये 14 में आती है, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 में आती है। नेक्स्ट है, उत्पादन लागत पर सकल घरेलू GDP क्या होता है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, GDP में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद जोड़कर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। GDP की फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जीडीपी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, याद रखिएगा। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? दोस्तों कृषि उत्पादों का जो हम श्रेणीकरण और मानकीकरण करते हैं ना, वो भारत में कृषि मंत्रालय के द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? इसका सही जवाब विपणन और निरीक्षण निदेशालय, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि किस सूची का विषय है, तो पहला तो आप याद रखिएगा कृषि राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची मत लगा देना, कृषि राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है एक ऑप्शन में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों क्या आपको पता है सीएसओ भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो करता है वो यही संगठन करता है, राष्ट्रीय आय की गणना वो यही संगठन करता है। और भारत में ना 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। किसकी जयंती होती है? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेफ्रिजरेशन क्या होता है? दोस्तों रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई परिस्थितक फलस्वरूप जीवाणुओं की वृद्धि को कम कर देता है। तो इसमें क्या होगा कि जब माइनस टेम्परेचर होता है तो जो फंगस होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनकी वृद्धि घट जाती है। तो रेफ्रिजरेशन वही क्रिया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि फ्रीज में हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रीऑन का प्रयोग करते हैं। फ्रीऑन का प्रयोग पहले करते थे लेकिन अब अमोनिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। तो फ्रीज में अमोनिया और फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी फ्रीऑन हमने बंद कर दिया है क्योंकि इसके हानिकारक परिणाम देखे जाते हैं, सीएफसी होता है ये, और अमोनिया का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों आज से कभी क्वेश्चन बने कि एक बंद कमरे में फ्रिज का दरवाज़ा खोल देने पे कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बंद कमरे में यदि आपने फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया और कमरा बंद कर दिया तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एड्स का कारण क्या है? दोस्तों एड्स जो होता है ना वो बैक्टीरिया से नहीं होता, वायरस से होता है, ऑप्शन बी। और एड्स का वायरस जो है एचआईवी वायरस के नाम से जाना जाता है। और एड्स का जो टेस्ट है उसे एलाइजा टेस्ट कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, एलाइजा टेस्ट, ये एलिजा टेस्ट ये एड्स के लिए होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस की खोज किसने की थी? दोस्तों दुनिया का पहला वायरस इवानोवस्की ने खोजा था, इवानोवस्की ने। और ये जो वायरस था तंबाकू की पत्तियों में खोजा गया था, इसका नाम था टीएमबी, टोबैको मोजैक वायरस। नेक्स्ट है पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसने लिखी है? तो दोस्तों पुस्तक ए बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड ये एन.आर. नारायण मूर्ति ने लिखी है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है, एन.आर. नारायण मूर्ति। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रणजी ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो क्रिकेट में खेली जाती है, ऑप्शन सी क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। हॉकी के मैच की अवधि कितनी होती है? 60 मिनट। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, फुटबॉल में 11 होती है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? 28 फरवरी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों भारत में ना एक अवार्ड भी दिया जाता है, उड़ीसा की सरकार यूनेस्को के साथ मिलकर देती है, कलिंग अवार्ड। तो कलिंग अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रसिद्ध अवार्ड है, याद रखिएगा, ठीक है, कलिंग अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति की क्षमताई शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमताई शक्ति एक न्यायिक शक्ति है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति का उल्लेख किया गया है, याद रखना, आर्टिकल 72, ठीक है। दोस्तों भारत का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया? ब्रिटेन से, लेकिन अमेरिका से, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन की रानी के समान होती है, ठीक है। अभी हमारी 15वीं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू ये उड़ीसा में पैदा हुई थी, मयूरभंज में, संथाल जनजाति से संबंधित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना था? तो कौन सा संविधान संशोधन है? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, याद रखिएगा, 16 मई 1975 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बना था। दोस्तों क्या आपको पता है कि सिक्किम जो है ये दुनिया का पहला जैविक राज्य है? दुनिया का पहला जैविक राज्य वो सिक्किम है, याद रखिएगा। जैविक राज्य उन राज्यों को कहा जाता है जो अपनी खेती में रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। क्या आपको पता है कि सिक्किम का नया साल लूसूंग कहलाता है? सिक्किम का नया साल लूसूंग कहलाता है, याद रखिएगा। और भारत में सबसे कम आबादी सिक्किम की है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील है और ये सिक्किम में स्थित है, चोलामू झील सिक्किम में। क्या आपको पता है कि सिक्किम में एक डांस होता है चूफाट डांस, और चूफाट डांस में हम पूजा करते हैं कंचनजंगा पर्वत की,
तो कभी क्वेश्चन आए कि इस चूफाट कहाँ का डांस है जिसमें कंचनजंगा पर्वत की पूजा होती है, सिक्किम का ही है। ठीक है दोस्तों सिक्किम की ना एक भाषा याद रखिएगा, लेप्चा भाषा। वो भारत में लेप्चा भाषा कहाँ बोली जाती है? सिक्किम में तो लेप्चा भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और यहाँ पे लिखा गया संविधान संशोधन। दोस्तों अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, भाग 20 के अंतर्गत ये आता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है, ये भी आप याद रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति जब हुई तो सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई तो दिल्ली को सबसे पहले पुनः अधिकृत किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मेरठ से शुरू हुई थी क्रांति, याद रखना। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? कैनिंग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन हैं? दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। ऑप्शन सी विलियम जोन्स, 1784। ठीक है, याद रखिएगा, विलियम जोन्स। अच्छा, यहाँ पे ना एक ऑप्शन में लिखा गया है जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों क्या आपको पता है ये प्रिंसेप कौन था? देखो अशोक के शिलालेख किसने पढ़े थे? अशोक के जो शिलालेखों की लिपि थी वो किसने पढ़ी है? दोस्तों अशोक के शिलालेखों की लिपि जो पढ़ी वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेखों की लिपि किसने पढ़ी? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो अशोक के शिलालेख हैं वो अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में देखे जाते हैं। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स। भारत में मोनाजाइट पाया जाता है। दोस्तों मोनाजाइट ना थोरियम का अयस्क है, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है और ये केरल में बहुत ज़्यादा मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, थोरियम का अयस्क है, केरल में मिलता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक केरल की ना कुछ चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे आपसे पूछा जाए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है केरल का। देखो किसी भी डांस में अगर आपको एक शब्द दिखाई दे कली, ठीक है, कथकली, पुलिकली, मरगम कली, कैकोटिट कली, कोल कली, परिचा कली, कली वाले जितने भी डांस होते हैं दोस्तों सारे केरल के होते हैं। ठीक है, मोहिनी अट्टम भी केरल का ही डांस है। ठीक है, थय्यम भी आप याद रखिएगा, थय्यम, थय्यम कहाँ का डांस है? केरल का। थुलाल भी आप याद रखना, गरीबों की कथकली से कहा जाता है, केरल का डांस है। ये सारी चीज़ें। केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा गया है? दोस्तों केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। साथ साथ आप याद रखिएगा केरल में एक शहर है कोचीन, और कोचीन को अरब सागर की रानी कहा गया है। केरल का ही शहर है कोचीन और अरब सागर की रानी इसे कहा गया है, अरब सागर की रानी। क्या आपको पता है दोस्तों भारत में पहली बार एक राज्य में वाटर मेट्रो चली है? भारत की पहली वाटर मेट्रो किस राज्य में चली है? दोस्तों केरल में तो चली है वाटर मेट्रो। और भारत का पहला राज्य जिसने जल बजट शुरू किया है, तो जल बजट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। ठीक है, केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। केरल का नया साल विशु कहलाता है। विशु नववर्ष कहाँ का है? दोस्तों केरल का नया साल विशु नववर्ष होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा हैदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हैदराबाद में नहीं है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आए कि जो दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है सिकंदराबाद में है, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद। ठीक है, याद रखिएगा, बाकी आपको सारे सही हैं। दोस्तों नासिक, यहाँ पे एक शहर लिखा गया है नासिक, नासिक से एक नदी निकलती है गोदावरी नदी, त्र्यंबकेश्वर का नाम सुनते होंगे, वो नासिक में है, गोदावरी नदी। पुणे, पुणे लिखा गया, दक्कन की रानी किस शहर को कहा जाता है? दक्कन की रानी, दोस्तों दक्कन की रानी पुणे को ही कहा गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया कोलकाता। दोस्तों भारत का डायमंड हार्बर किसे कहा गया है? भारत का डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। और भारत में चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों कोलकाता में चाय बोर्ड का मुख्यालय है, कोलकाता चाय बोर्ड का मुख्यालय। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर चली है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चली है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका इलाहाबाद, भारत का वो शहर जो एक दिन के लिए राजधानी बना 1858 में, तो वो था आपका 1858 राजधानी बनने वाला शहर इलाहाबाद। इलाहाबाद संगम नगरी कहलाता है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, बुध। बुध सूर्य के सबसे निकटतम है और सबसे नज़दीक होने के कारण इसका तापांतर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, बुध का दूसरा नाम क्या है? मरकरी।
बुध का दूसरा नाम मरकरी है और बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है, पृथ्वी नीला ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद में मरकरी, फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। क्या आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर मानी गई है। याद रखिएगा दोस्तों, 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में आ जाता है। 8 मिनट 20 सेकंड में। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो वो शनि के हो चुके हैं अब। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश। दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा जो खनिज तेल उत्पादक देश है ना, वो इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? नुसंतारा, बोर्नियो द्वीप पर है, ठीक है, नुसंतारा नई राजधानी है। और इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटा था, मेरापी ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया में फटा है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, धान का खेरा रोग होता है किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से खेरा रोग होता है। एनीमिया क्या है? लोहे की कमी। ग्वाइटर आयोडीन की कमी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी। तो इसका मिल गया आपका। दोबारा देख लेते हैं, खेरा रोग जिंक की कमी से, एनीमिया लोहे की कमी से, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा आपका? ऑप्शन डी, 4 3 2 1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये 137 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 138, क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, देख लेते हैं सर। 1951 में भारत का लिंगानुपात 946 था, सही है। 1991 में 938 था, ये गलत है। 1991 में 938 नहीं था, 927 था, ठीक है। बाकी 2011 में भारत का लिंगानुपात 943, सही है। तो आपका बी वाला जो है वो गलत मिला गया है, ठीक है। दोस्तों हम बात करें जनगणना की। जनगणना का जनक कौन है भारत में? हेनरी वॉल्टर। भारत में जनगणना का जनक किसको माना गया है? हेनरी वॉल्टर को जनगणना का जनक माना जाता है। भारत में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। और भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? अच्छा, कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जेनेवा में है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में, सही है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, सही है। खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क, गलत। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, इटली की राजधानी रोम, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका गलत है, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है। नेक्स्ट प्रश्न जो चलते हैं, बिहू किस राज्य का त्यौहार है? असम का, तो बिल्कुल सही मिला हुआ है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल का, सही मिला हुआ है। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, सही मिला हुआ है। बैसाखी पंजाब का त्यौहार है, सही मिला हुआ है। यानी कि 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 1 2 3 4 बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, मैं आपको बता दूं, जैसे कभी क्वेश्चन आए कि बिहू जो होता है ना, जब बिहू त्यौहार होता है तो असम में महिलाएं ना एक शॉल ओढ़ती हैं, और पारंपरिक शॉल होता है यहाँ का ये मेखला शॉल। खैर कभी क्वेश्चन आए कि मेखला शॉल किस राज्य की महिलाओं का पारंपरिक मतलब वेशभूषा या पोशाक है, तो असम, ठीक है। और असम में क्या हुआ है, असम में एक मेला लगता है गुवाहाटी में, अम्बुबाची मेला, क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है, याद रखना इसके संदर्भ में। नेक्स्ट है आपका, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी, आगरा। सुलहकुल उत्सव आगरा में होता है। और आगरा जो है ना, ये यमुना नदी के किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे। आगरा का एक बड़ा फेमस मेला जो आपके एग्जाम में आता है, बटेश्वर मेला, ये भी आप याद रखिएगा, बटेश्वर मेला आगरा, ठीक है दोस्तों। सुलहकुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, याद रखना। अच्छा, मेरठ में कौन सा होता है? मेरठ में नौचंदी का मेला होता है। नौचंदी के मेला को भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। नौचंदी का मेला, हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं, और 75 ज़िले 18 संभाग में बटे हुए हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? दोस्तों लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में मेहंदी ने कोई योगदान नहीं दिया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों क्या आपको पता है लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे 1921 में लखनऊ उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी बना था, ठीक है, 1921। और लखनऊ को पूर्ण राजधानी का दर्जा 1935 में दिया गया था। लखनऊ जो है ना, लखनऊ को नवाबों की नगरी भी कहा गया है। नेक्स्ट है, और लखनऊ के बारे में एक चीज़ और याद रखना, क्या
यहाँ पर एक जगह है आपकी इकाना स्पोर्ट सिटी। तो कभी क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश में इकाना स्पोर्ट सिटी ये किस शहर में है? दोस्तों लखनऊ में है इकाना स्टेडियम या इकाना स्पोर्ट सिटी। नेक्स्ट है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? चित्रकला की मुगल शैली जो शुरू हुई वो हुमायूं के टाइम में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं जो है ना, हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसके बारे में। और हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के दौरान हुई थी, दिल्ली के दीन पनाह नगर में। दिल्ली के दीन पनाह नगर में जब हुमायूं की डेथ हो जाती है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? दोस्तों 2011 की अगर हम जनगणना की बात करें तो लगभग 49% आबादी, लगभग, तो हम 48 कह सकते हैं, ये आपकी महिला आबादी है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कब होता है? तो 13 फरवरी को होता है। ठीक है दोस्तों, 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। और 13 फरवरी को क्यों होता है? क्योंकि सरोजिनी नायडू की जयंती होती है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? वो 8 मार्च को होता है। दोस्तों आपको क्या पता है कि उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर। 240,928 वर्ग किलोमीटर। और भारत का भूभाग का 7.33% है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और उत्तर प्रदेश का पक्षी क्या है? सारस। उत्तर प्रदेश का पक्षी सारस है, ये भी आप याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भाषा है वो हिंदी है और एक उर्दू है। उर्दू 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा बनी थी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से कब घटा? दोस्तों उत्तर प्रदेश में लिंग विभेद जो देखने को मिला वो 1991 से 2001 के बीच में देखने को मिला है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर ओरिएंटेशन क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों होता है। ऑप्शन सी। ई वॉलेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? दोस्तों ई वॉलेट का जो इस्तेमाल होता है ना वो डिजिटल पेमेंट हेतु होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, सिस्टम के खाली स्थान होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता। तो इसका क्या होगा दोस्तों? अगर आपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया तो ये दोबारा रिबूट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्यों चलते हैं, क्या कहा गया है? अंतिम प्रश्न होगा शायद, एक क्वेश्चन और है इसका, ये है एक टेक्स्ट के इनक्रिप्शन से हमारा क्या तात्पर्य होता है? दोस्तों एक टेक्स्ट इनक्रिप्शन से मतलब है कि अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसे स्क्रैम्बल करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो स्कैनर, प्रिंटर, इंटरप्रेटर, माउस। कौन सा हार्डवेयर नहीं है दोस्तों? इंटरप्रेटर हार्डवेयर नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया माउस। क्या आपको पता है कि माउस जो है ये इनपुट डिवाइस होती है? माउस जो है इनपुट डिवाइस है। और माउस बनाया था डगलस एंजलवर्ट ने। दुनिया का पहला माउस किसने बनाया? डगलस एंजलवर्ट ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, डगलस एंजलवर्ट, याद रखें। क्लियर? चलिए, तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी गई हैं, क्लास लगभग 40 मिनट की हो गई है, तो उसके लिए थोड़ा खेद रहता है, मेरी क्लास लंबी हो जाती है ज़्यादा चीज़ें बताने में, लेकिन कोई नहीं, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। फिर मिलता हूँ आपको वीडियो के एक और मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।